Hello everyone, welcome back in economic class. Today we will discuss the last topic of chapter third. आज हम chapter third का last topic डिस्कस करेंगे डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट टॉपिक में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज देयर डिमांड विल बी डिक्रीज, ठीक है, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ कमोडिटी विल डिक्रीज। मींस कि जब कमोडिटी का जब अदर थिंग्स कांस्टेंट मींस जब हम इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स को कांस्टेंट रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो जो डिमांड है डिक्रीज हो जाती है, एंड जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड क्या है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में किया था। आज हम डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड करेंगे। मींस कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको हम टू मेथड से अटेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? एंड वो टू मेथड कौन कौन से हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड को हम टू मेथड से अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? फर्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस, एंड सेकंड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस। तो फर्स्टली हम इन टू मेथड से लॉ ऑफ डिमांड को अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? तो फर्स्टली हम मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। MU इक्वल P। तो देखो जो सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था कि इन केस ऑफ वन गुड के केस में अगर हम देखते हैं तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पे प्रोवाइड होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे प्रोवाइड होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन केस ऑफ वन गुड की एग्जांपल लेते हैं। तो अगर देखो सपोज कि व्हेन इफ मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस। देखो कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब कमोडिटी से हमें जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, जो उपयोगिता हमें मिल रही है, अगर वो प्राइस से ज्यादा है, ठीक है, तो सिचुएशन में क्या होगा कि कमोडिटी का प्राइस कम होने पर, वस्तु का जो प्राइस है कम होने पर कंज्यूमर क्या करेगा? उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। वो डिमांड को इंक्रीज क्यों करेगा? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, हमें कमोडिटी से जो मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड होगी कि वो ज्यादा प्रोवाइड होगी इन कंपैरिजन प्राइस। तो देखो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होती है। तो फर्स्टली अगर हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन पी इन केस ऑफ वन गुड, कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से इंक्रीज होती है तो उस टाइम में जो कमोडिटी का प्राइस कम होने पर, डिक्रीज होने पर कंज्यूमर क्या करेंगे? उस कमोडिटी की डिमांड को ज्यादा करेंगे। वो डिमांड ज्यादा क्यों करेगी कमोडिटी की? क्योंकि प्राइस के कंपैरिजन में जो कमोडिटी से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, जो यूजफुलनेस प्रोवाइड होगी, वो क्या है? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन प्राइस के। तो इसीलिए कंज्यूमर क्या है? उसकी डिमांड ज्यादा करेगा। अब देखो कोई भी कमोडिटी अगर हम खरीदते हैं मार्केट में से, अगर उसका प्राइस कम हो जाता है और वो हमें ज्यादा यूटिलिटी दे रही है, ठीक है, ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो रही है, उपयोगिता हमें दे रही है, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसकी डिमांड को ज्यादा कर देंगे। क्यों ज्यादा कर देंगे? क्योंकि उसका प्राइस कम है। तो देखो फर्स्ट केस में यही है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन प्राइस के, तो कंज्यूमर क्या करेगा? प्राइस कम होने पर वस्तु की जो डिमांड है, कमोडिटी की डिमांड है, उसको इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि प्राइस कम है और कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें भी हमने यही देखा था कि जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। तो इस केस में भी ऐसे ही है कि जब प्राइस कम है इन कंपैरिजन मार्जिनल यूटिलिटी के, तो प्राइस कम है तो कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में देखते हैं, इफ
प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स कि अगर प्राइस ज्यादा है इन कंपैरिजन मार्जिनल यूटिलिटी के, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा कि प्राइस ज्यादा होने पर कंज्यूमर क्या करेगा, वस्तु की जो डिमांड है उसको कम कर देगा। कम क्यों करेगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और उससे हमें जो यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है वो भी क्या है, कम है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्राइसेस हाई होने पर, ज्यादा होने पर कमोडिटी की डिमांड को कम कर देता है। कमोडिटी की डिमांड को एक तो किस रीजन की वजह से वो कम करता है कि उसका प्राइस ज्यादा है, दूसरा क्या रीजन है कि उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है, उपयोगिता उसे जो मिल रही है वो क्या है, कम प्रोवाइड हो रही है इन कंपैरिजन प्राइस। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइसेस इंक्रीज होने से क्या है, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, एंड इस सिचुएशन में क्या है, प्राइसेस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड को हम मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के थ्रू भी अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है कि अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एंड जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सेम इन द केस लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है। अब देखो कि यहाँ पे हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो ग्रेटर देन है प्राइस के, तो कंज्यूमर क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हो जाती, मींस मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस नहीं हो जाती, जो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। और यहाँ पे भी सेकंड केस में भी अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है इन कंपैरिजन प्राइस ज्यादा है, तो जो कंज्यूमर है अपनी कंजप्शन है उसको कम कर देगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस नहीं हो जाती। क्लियर है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड मेथड था इक्वल प्राइस, मींस की जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम टू गुड्स को लेके चलते हैं इन केस ऑफ टू गुड्स। तो टू गुड्स के केस में मतलब कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर को जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो कैसे प्रोवाइड होती है, जब MUX बाय PX इक्वल MUY बाय PY। ये हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट में देखा था कि कंज्यूमर को जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे प्रोवाइड होगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, जब X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एंड Y कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और इन दोनों कमोडिटी का प्राइस है वो इक्वल होगा, तब कंज्यूमर का वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब देखो इसको लॉ ऑफ डिमांड से हम लॉ ऑफ डिमांड को कैसे डिराइव कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट केस है इफ प्राइस ऑफ X commodity decrease, then marginal utility of X by PX greater than marginal utility of Y by PY। अब देखो कि फर्स्ट कंडीशन है कि अगर X कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, X कमोडिटी का प्राइस है कम हो जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाय PX है वो क्या है, ग्रेटर देन हो जाएगी इन कंपैरिजन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बाय PY। क्लियर है। तो जो कंज्यूमर है X कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो कंज्यूमर क्या करेगा, X कमोडिटी की कंजम्पशन ज्यादा करेगा, उसकी डिमांड ज्यादा करेगा इन कंपैरिजन Y कमोडिटी। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि अगर X कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ तो जो X कमोडिटी की डिमांड है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी सेम है लॉ ऑफ डिमांड के जैसे कि जब प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, एंड जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे भी सेम केस है कि अगर X का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा कि X कमोडिटी की डिमांड है वो ज्यादा करेगा इन कंपैरिजन Y कमोडिटी। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट केस में हम देखते हैं इफ प्राइस ऑफ X कमोडिटी इंक्रीज। देखो इसके ऑपोजिट सिचुएशन ली है कि अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है X कमोडिटी का, देन सिचुएशन क्या होगी, MUX बाय PY
MUY/PY, मतलब जो MUY है, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y है बाय PY, प्राइस ऑफ Y इज ग्रेटर देन MUX/PX। तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, मींस कि जब X कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, Y कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि X कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो चुका है तो इसीलिए वो Y की कंजम्पशन ज्यादा करेगा, Y कमोडिटी की डिमांड ज्यादा करेगा इन कंपैरिजन X कमोडिटी की। कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी X कमोडिटी के लिए जो डिमांड थी वो कम कर देगा। कम क्यों करेगा, क्योंकि X कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो X कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर क्या करेगा, Y कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे भी क्या शो किया कि अगर X का प्राइस इंक्रीज हुआ है, X कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो X कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या है, डिक्रीज हो गई है। क्लियर है। तो ये प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन शो करती है जो हम लॉ ऑफ डिमांड में देखते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर X कमोडिटी की कंजम्पशन तब तक करेगा जब तक उसका जो MUX/PX इक्वल MUY/PY। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो वो कंजम्पशन तब तक करता है जब MUX/PX इक्वल MUY/PY दोनों इक्वल नहीं हो जाती। इस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो देखो डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हमने मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल प्राइस के थ्रू हमने ये फाइंड किया है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं, उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रीजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स की जो लॉ ऑफ डिमांड है इसके इम्प्लीमेंट होने के, लागू होने के रीजन क्या है, क्या कारण क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखा था कि अगर कंज्यूमर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक स्पेशल प्रोडक्ट की कंटिन्यूसली कंजम्पशन करता रहता है तो उस प्रोडक्ट से जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें प्रोवाइड होती है वो क्या है, कम हो जाती है। सेकंड चैप्टर में हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किया था। तो हमने ये देखा कि जब कंज्यूमर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लगातार कंटिन्यूसली कंजम्पशन करता है तो उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड होती है वो क्या है, डिक्लाइन हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर कंज्यूमर एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली कंज्यूम करेगा, उसका यूज करेगा तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो कंज्यूमर क्या करेगा कि उस कमोडिटी का यूज करना कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि उससे मार्जिनल यूटिलिटी कम प्रोवाइड हो रही है तो कंज्यूमर उससे जो डिमांड है वो कम कर देगा उस कमोडिटी की। वो उसकी डिमांड तब इंक्रीज करेगा जब इस कमोडिटी का प्राइस क्या है, कम हो जाएगा। क्लियर है। सपोज कि अगर एप्पल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कंज्यूमर अगर एप्पल की कंटिन्यूसली कंजम्पशन करता रहता है, 1 एप्पल उसने कंज्यूम किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड होगी कंज्यूमर को वो क्या है, डिक्लाइन हो जाएगी। तो कंज्यूमर क्या करेगा, एप्पल की कंजम्पशन को नहीं करेगा वो, ठीक है, बंद कर देगा। तो इसीलिए कंज्यूमर अगर अपनी एप्पल के कंजम्पशन को करना चाहता है, ठीक है, एप्पल के कंजम्पशन और करना चाहता है तो वो तभी एप्पल की कंजम्पशन करेगा जब उस एप्पल का प्राइस क्या है, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि अगर प्राइस कम होगा तभी कंज्यूमर अपने डिमांड को इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो फर्स्टली यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इंप्लीमेंट हुआ है। सेकंड है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हमने रीड किया था।
गुड्स कैन बी सब्सटीट्यूट, जिसका अब देखो गुड्स क्या है वो सब्सटीट्यूट भी हो सकते हैं, सब्सटीट्यूट मीन्स चेंज कर सकते हैं जिसको हम, लाइक कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम कॉफी को यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें उनसे सेटिस्फेक्शन इक्वली प्रोवाइड होती है। मतलब एक का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो देखो दो कमोडिटीज हैं, ठीक है, अगर वो हमें इक्वली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है तो अगर एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम दूसरे को क्या है यूज करना शुरू कर देंगे, उसकी डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो देखो कि अगर हम टी एंड कॉफी की एग्जांपल लेते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स मीन्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो टी का प्राइस अगर 10 रुपीज है एंड कॉफी का प्राइस 10 रुपीज है, बट सडनली टी का प्राइस क्या है 10 से 20 रुपीज हो जाता है, बट जो कॉफी का प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कॉफी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस है जो टी का वो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, टी की जो डिमांड है उसको कम कर देते हैं, वो किसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, कॉफी की। क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो कि लॉ ऑफ डिमांड है वो इंप्लीमेंट हो रहा है, लागू हो रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में भी यही है कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में भी हमने क्या देखा कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करेगा, टी की डिमांड क्या है, कम हो जाएगी, कंज्यूमर क्या है, कॉफी की डिमांड करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मीन्स कि देखो अगर कंज्यूमर इफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, कोई भी कमोडिटी उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, देन द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर विल इंक्रीज, तो उस टाइम पे कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो कि अगर कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस अगर राइस है, राइस का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो कंज्यूमर क्या करेंगे, उसकी जो परचेजिंग पावर है राइस के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर मींस कि वो राइस की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा वो परचेज करेगा। तो इनकम इफेक्ट में हम क्या है, परचेजिंग पावर को देखते हैं कि अगर कंज्यूमर के जो कमोडिटी का प्राइस, राइस का प्राइस अगर फॉल होता है, कम होता है, तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है। सपोज अगर देखो प्राइस डिमांड, राइस की एग्जांपल लेते हैं। अब देखो कि 1 किलोग्राम चावल के लिए जो कंज्यूमर है उसको 50 रुपीज देने थे, ठीक है, 1 किलोग्राम अगर वो चावल लेना चाहे, 1 किलो अगर वो चावल लेना चाहता है तो इसके लिए जो कंज्यूमर है उसको 50 रुपीज देने पड़ते थे, ठीक है, बट अगर उसका राइस का जो प्राइस है वो क्या है, कम हो जाता है, ठीक है, 40 रुपीज हो जाता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, राइस की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, लाइक जैसे 2 किलो चावल की वो क्या है, राइस की ये क्या है, डिमांड करेगा। तो इनकम इफेक्ट मतलब परचेजिंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब प्राइस कम होते हैं। अब देखो पहले प्राइस 50 था तो वो 1 किलो राइस की डिमांड कर रहा था, ठीक है, परचेजिंग पावर थी उसकी, बट देखो जब राइस का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, 50 से 40 रुपीज हो जाता है, देन कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो वो क्या है, 1 किलो की बजाय 2 किलो राइस की परचेज करता है, राइस को परचेज करेगा, उसकी डिमांड करता है। तो यहाँ पे भी देखो वही है सेम कि अगर राइस का प्राइस इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, राइस की जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देगा, और राइस का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कंज्यूमर राइस की डिमांड को क्या है, डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर। इफ the price of commodity decrease then the demand of commodity increase by new consumer। अब देखो न्यू कंज्यूमर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं
तो देखो कि कोई भी अगर प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, एक्स कमोडिटी है हमारे पास, अगर उसका प्राइस कम हो जाता है, एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, तो न्यू कंज्यूमर्स क्या है, उसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जो जो पुराने कंज्यूमर्स हैं वो तो उसकी डिमांड कर रहे थे, बट सडनली उसका प्राइस इंक्रीज था। ठीक है, अगर मैं बनाना का एग्जांपल लूं तो बनाना का प्राइस क्या है, पहले कम था तो जो कंज्यूमर उसकी डिमांड कर रहे थे। ठीक है, बट सडनली बनाना का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जो कंज्यूमर्स थे जो बनाना को परचेज कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो उसकी डिमांड नहीं करेंगे। फिर एक ऐसी सिचुएशन आई जब बनाना का प्राइस क्या है, फिर से कम हो गया, तो जो पहले जो पर्सन ने बनाने की डिमांड कर रहे थे, एक तो वो पर्सन, ओल्ड पर्सन है वो उसकी डिमांड करेंगे, और साथ में क्या है, न्यू कंज्यूमर्स भी उसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मींस इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, की कोई भी कमोडिटी का अगर प्राइस डिक्रीज होता है, देन जो न्यू कंज्यूमर्स हैं वो क्या है, उसकी डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम पहले देखें कि उस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा था, ठीक है, बनाना का प्राइस ज्यादा था, तो जो न्यू कंज्यूमर्स हैं वो कहते हैं कि इतना हाई रेट पे हम इसको परचेज नहीं करेंगे, तो वो उसकी डिमांड नहीं कर रहे थे। बट अब क्या है कि बनाना का प्राइस कम हो चुका है, डिक्रीज हो गया है, तो न्यू कंज्यूमर्स हैं वो क्या है, उसकी डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। जो पहले ये कह रहे थे कि प्राइस हाई है वो डिमांड नहीं करेंगे, अब वो क्या है, बनाना की डिमांड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बनाना का प्राइस क्या है, डिक्रीज हो गया है। और जो ओल्ड कंज्यूमर्स थे, पुराने कंज्यूमर्स थे, जो प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड नहीं कर रहे थे, वो भी क्या है, डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो डिमांड इंक्रीज कैसी हुई है न्यू कंज्यूमर्स की, ओल्ड कंज्यूमर की, प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से। तो यहाँ पे भी अगर प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट है डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। डिफरेंट यूजेस, अब देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके यहाँ डिफरेंट यूजेस होते हैं, थिंग्स ऐसे होते हैं, लाइक कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम एग्जांपल लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम पानी को गर्म करने के लिए भी करते हैं, खाना बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है, और कामों में भी उसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हो जाएगा, इफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का और जो भी कामों में यूज किया जाता है उसमें क्या है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और इसके उल्टा अगर देखें, ऑपोजिट देखें, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो अगर हम पानी गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या है, कम कर देंगे, मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसके जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं वो हम नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ तो अल्टरनेटिव यूजेस हैं इसके, खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये 5 रीजन थे जिन पे लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि इन सभी में पॉइंट्स में क्या है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स कि ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिसपे या कौन सी थिंग्स है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इंप्लीमेंट नहीं होता। फर्स्टली हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या डिस्कस किया कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसपे लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिन पे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लागू नहीं होता है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। नो एक्सेप्शन of law of demand refers to the slope of demand curve is positive। अब देखो जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या रेफर करता है कि जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है, जो ढलान होती है डिमांड कर्व की स्लोप होती है, वो क्या है, हमेशा नेगेटिव होती है।
वो सॉरी पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव हो रही है मतलब इंक्रीज होती है। क्लियर है। हमने देखो चैप्टर में जो भी टॉपिक किया तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो हम ऐसे शो करते थे, बट जहाँ पे डिमांड का नियम लागू ही नहीं हो रहा तो वहां पे जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव शो होगी। और यहाँ पे क्या है, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट नहीं करेगा। मतलब हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि प्राइसेस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाती है, बट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो जो लॉ प्राइस इंक्रीज होने से क्या है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और प्राइसेस डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जो डिमांड कर्व की स्लोप है वो पॉजिटिव होगी। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स मीन्स इंफीरियर गुड्स। जो गुड्स क्या है वो चीप क्वालिटी की होती है, बेस्ट क्वालिटी की नहीं होती है। तो गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स लाइक बाजरा, मेज, ज्वार एक्सेट्रा। गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, जो बेस्ट क्वालिटी की नहीं होती है, चीप क्वालिटी की गुड्स होती हैं। तो अगर देखो कि जो अगर व्हीट और राइस का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो गिवन गुड्स है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इफ द प्राइजेस ऑफ व्हीट एंड राइट है वो क्या है, बेस्ट क्वालिटी की गुड्स है। तो अगर व्हीट एंड राइस का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो गिवन गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। हाउ इज दैट, वो कैसे होता है कि देखो अगर व्हीट राइस का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंज्यूमर के पास इतनी इनकम नहीं होती, इतना पैसा नहीं होता कि वो व्हीट और राइस को परचेज कर सके, तो वो क्या करेगा, बाजरा, मेज, ज्वार, इनको क्या है वो परचेज करेगा। मीन्स कि जब व्हीट एंड राइस का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो गिवन गुड्स होती है उसका प्राइस भी, उसकी डिमांड भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर इसके ऑपोजिट देखें कि अगर व्हीट एंड राइस का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो गिवन गुड्स के लिए जो कंज्यूमर की डिमांड है वो भी क्या है, कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि अब व्हीट राइस का प्राइस कम है तो कंज्यूमर उनको परचेज कर सकता है, तो इसीलिए वो बेस्ट क्वालिटी की फूड आइटम्स को परचेज करेगा। क्लियर है। वो क्या है, गिवन गुड्स को परचेज नहीं करेगा क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी की नहीं होती है, वो चीप होती है। तो इसीलिए जब कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स की, गिवन गुड्स की डिमांड करता है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो बेस्ट क्वालिटी की फूड आइटम्स हैं, व्हीट है, उसका प्राइस हाई है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड क्या है, गिवन गुड्स की इंक्रीज हो जाती है, और अगर व्हीट एंड राइस के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड है जो गिवन गुड्स की वो भी डिक्रीज हो जाती है। जबकि हम लॉ ऑफ डिमांड में देखते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड कम होती है, बट इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये प्राइस एंड डिमांड में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहे हैं। तो इसलिए अगर इसको डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो अगर देखो प्राइस ओपी है तो क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू है, ठीक है, और ये गिवन गुड्स ले लेते हैं हम। और अगर प्राइस ओपी 1 हो जाता है तो जो डिमांड है बाजरा वगैरह की, गिवन गुड्स की, वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो क्या है, पॉजिटिव शो होती है। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस गुड्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रेस्टिजियस गुड्स। अब देखो प्रेस्टिजियस गुड्स होती हैं लाइक जैसे ज्वेलरी हो गई, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है कि अगर हम ज्वेलरी वगैरह के एग्जांपल लें, प्रेस्टिजियस मतलब जो किसी की मतलब कि किसी के लिए उनकी रिस्पेक्ट का साइन होती है, ठीक है। तो देखो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है, वो उनको अपनी एक रिस्पेक्ट मानते हैं। तो अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगा ना तब भी वो क्या है, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट का एक साइन होती है, ठीक है, मतलब कि पूरी सोसाइटी में एक तरफ से उनकी वो रिस्पेक्ट होती है ज्वेलरी वगैरह। तो इसीलिए अगर ज्वेलरी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर क्या करते हैं, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ तो जो पीपल है वो क्या करेंगे, इसकी डिमांड को भी इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, इग्नोरेंस एंड मिसकंसेप्शन ऑफ कंज्यूमर। अब देखो इग्नोरेंस मीन्स कि कई बार कंज्यूमर को कोई गलतफहमी वगैरह हो जाती है, मिसकंसेप्शन, या फिर वो ज्यादा लिटरेट नहीं होते हैं, उनको इतनी अच्छे से नॉलेज नहीं होती। तो कुछ कंज्यूमर क्या करते हैं कि अगर कमोडिटी का कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो वो ये सोचते हैं कि उस कमोडिटी का प्राइस अगर कम है तो मतलब कि वो कमोडिटी बेस्ट क्वालिटी की नहीं है, इसलिए उसका प्राइस कम है। और जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होता है उस कमोडिटी को वो परचेज करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है वो कमोडिटी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की है। तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर प्राइसेस, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे सोचते हैं कि अगर कमोडिटी का प्राइस कम है तो मीन्स वो कमोडिटी बेस्ट क्वालिटी की नहीं है, तो इसलिए वो उस कमोडिटी को परचेज नहीं करते, उसकी डिमांड नहीं करते हैं। और जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होता है वो सोचते हैं कि इसका प्राइस ज्यादा मीन्स ये बेस्ट क्वालिटी की है, ठीक है, ये उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, तो इसीलिए वो उस कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। मीन्स अगर प्राइसेस इंक्रीज हैं तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइसेस डिक्रीज हैं तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ नेसेसिटी गुड्स। अब देखो जो कमोडिटीज हमारी लाइफ के लिए कंपल्सरी है, जो गुड्स हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, नेसेसिटीज हैं गुड्स, लाइक जैसे वीट है या राइस है, ठीक है, वीट अब देखो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर वीट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करते हैं, तब भी उसकी डिमांड वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो कुछ चीजें हैं, जो कुछ थिंग्स हैं वो ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, और अगर उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तब भी कंज्यूमर क्या है, उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है, वो डिमांड को क्या है, कम नहीं करते, क्योंकि वो गुड्स हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, कंपल्सरी होती है। तो यहाँ पे भी अगर वीट का प्राइस इंक्रीज हुआ तब भी कंज्यूमर क्या है, उसकी डिमांड को इंक्रीज ही करेंगे, जितनी वो डिमांड करे थे उतनी ही करेंगे, वो डिमांड को क्या है, डिक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मीन्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड कंसेप्ट लागू नहीं होता है। मीन्स कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड डिक्रीज नहीं होती है। यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर कंसेप्ट ऑफ डिमांड का लास्ट टॉपिक था। ओके, थैंक्स।